नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आपके समक्ष डेली की तरह साइंस की परफेक्ट क्लास में हाजिर होता हूं, जिसमें कल हमने आपको पढ़ाया था हुंड का नियम, अफवाऊ का नियम, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति और डी ब्रोगली समीकरण। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति 1924 में इसके बारे में जानकारी मिली थी और इसमें यह बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कण तो होता ही है, लेकिन कण के साथ साथ उसमें तरंग के गुण भी विद्यमान रहते हैं। तरंग है तो निश्चित रूप से वो लैम्डा को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए डी ब्रोगली ने इनके लिए एक समीकरण भी दिया था। कहा था इलेक्ट्रॉन व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अपने मार्ग में रखे पहिए को घुमा देता है, विक्षेपित कर देता है। दूसरी बात, डी ब्रोगली ने अपना समीकरण दिया था लैम्डा बराबर h/p। p मतलब संवेग, mb, m मतलब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, b जो इलेक्ट्रॉन कण है उसका वेग। यहां पर अगर मैं h की बात करूं तो ये प्लांक नियतांक होगा, जिसका मान होता है दोस्तों 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। लैम्डा बराबर h/p की जगह हमने mb रख दिया, यही होता है डी ब्रोगली समीकरण। यदि एग्जाम में कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखता है तो आसानी से आप इसका क्या लगाओगे, निशान लगाओगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये आप देख रहे होंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये कब आया था? ये हाइजेन साइंटिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, उन्होंने वर्ष 1927 में दिया था। बस इन्होंने क्या बताया कि जो गतिशील कण होते हैं, न्यूट्रॉन गतिशील कण नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ध्यान रखना, जिन पर आवेश होता है वो कण क्या होते हैं, गतिशील कण होते हैं। ठीक है, मोबिल पार्टिकल्स होते हैं। तो मोबिल पार्टिकल से मैं परमाणु में बात करूंगा, मूल कणों में, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो उन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मतलब कोई भी गतिशील कण होता है, हम उसका एक साथ में ना तो स्थिति बता सकते, ना ही उसका संवेग बता सकते, mb बता सकते। इसका मतलब क्या हो गया, मान के चलिए दोस्तों, ये कोई परमाणु है, ये नाभिक है उसका परमाणु का, और ये कोई परमाणु है, उसके चारों ओर ऑर्बिटल है। तो मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या घूम रहा है? मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैं एक बार में या तो ये बताऊंगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये यहाँ पे है, इस जगह पे है, या फिर उसके संवेग के बारे में। जब वो घूम रहा होता है m द्रव्यमान का कण, b वेग, तो उसी को तो संवेग कहते हैं, mb, p बराबर mb। तो या तो मैं उसकी स्थिति के बारे में बता पाऊंगा एक बार में, या फिर उसके संवेग के बारे में बता पाऊंगा, उसके घूमने के बारे में बता पाऊंगा। तो हाइजेन ने यह बोला था कि जो गतिशील कण होते हैं उनमें हमेशा अनिश्चितता होती है, उनमें निश्चितता नहीं। ये नहीं कह सकते कि उनकी स्थिति और वेग एक साथ ये होगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। या तो उसकी स्पीड घूम रहा होगा तो स्पीड के बारे में, या फिर जब वो घूम नहीं रहा होगा तो उसके स्थिति के बारे में बता सकते हो कि भाई कहाँ पे है। इसका इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू nh/4 पाई। p संवेग होगा, जिसे हम बोल सकते हैं m डेल्टा b। तो कभी कभी इसे लिख सकते हो डेल्टा x m डेल्टा b ग्रेटर देन इक्वल टू nh/4 पाई। यहाँ h दोस्तों प्लांक नियतांक होगा, n कक्षाओं की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, n बराबर 1 में है, या n बराबर 2 में है, या n बराबर तीसरी में है। x यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसमें अनिश्चितता को दर्शाता है। p जो है वो वेग में अनिश्चितता को, p जो है वो संवेग में अनिश्चितता को दर्शाता है, और b इलेक्ट्रॉन के कण में जो अनिश्चितता होती है उसको दर्शाता है। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों वो है हुंड का नियम। किसका नियम? हुंड का नियम। तो हुंड ने यह बताया था कि भाई समान ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण तब तक, ये शायद मैंने आपको कल बता दिया है, तब तक नहीं करते जब तक समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में ऊर्जा समाप्त ना हो जाए। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद युग्म को आप पूरा करोगे। मैंने ये शायद कल आपको पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे मैं इसे ज्यादा नहीं लूंगा। उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन में मान लो ये d ऑर्बिट है और p है और इसमें 3 होते हैं,
तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिसमें युग्मित होता है, देखो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते, उनको युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो पदार्थ युग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। आप याद रखना। 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये और एक ये। सिंगल सिंगल जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसे अयुग्मित कहते हैं। यहां 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें युग्मित कितने हैं? 1, 2 और 3। लेकिन मैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में जो बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, सभी उस ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जिसमें भले ही 3 युग्मित हैं, 2 युग्मित हैं, लेकिन कुछ अयुग्मित हैं, वो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। तो इसका जो एग्जाम्पल है देखो वो ये होगा, मान के चलिए जिंक है और जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। तो अब इसका आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो क्या लिखोगे? तो ये लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है? डी है। अगर डी है तो इसमें 5 ऑर्बिट होंगी। कितनी होंगी? 5 ऑर्बिट होंगी या नहीं होंगी? तो देखो प्रत्येक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? D10 ही तो है, 3d10 है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में सिंगल सिंगल हुंडे के नियम से पहले एक एक, और उसके बाद शुरू से ही फिर युग्म पूरा करता चला जाऊंगा। तो इसमें सभी क्या हैं? इसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, और जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जिंक कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। वही मान के चलो मैं आयरन लेता हूं 26। तो इसे कैसे लिखोगे? 1s2, ये 3d6 पे रुक जाएगा। इतना पूरा लिखोगे और लिख करके यहां लिखोगे 3d6। तो अब आप क्या करोगे? डी को भरोगे। किसको भरोगे? डी को भरोगे 3d6। तो देखो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरोगे इसमें, और उसके बाद में बचा एक इलेक्ट्रॉन, जो 5 हो गए। 3d6 ही तो करना है ये। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको यही तो बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। देखो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यही तो बताया है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर या संख्या। अब आप कहोगे भाई ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? आपका क्वेश्चन यही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्वांटम संख्या वो होती है जो हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां परमाणु के चारों ओर गति कर रहा है, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और ये किसी परमाणु के किसी नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये नाभिक। तो जो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो किस कक्षा में? मुख्य ऊर्जा स्तर मतलब n पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में है या तीसरी में है या चौथी में है। तो ये किसके बारे में बताता है? मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में। फिर उसके बाद में भी उप ऊर्जा स्तर मतलब उपकोष, इसे उपकोष कहते हैं। इसे आप कोष भी कह सकते हो एक प्रकार से। तो ये बताता है कि भाई एस में है, पी में है या डी में है या एफ में है, क्योंकि उपकोष एसपीडीएफ होते हैं। तो वो ये बताता है कि मान लो किसी तीसरे कोष में है तो उस तीसरे कोष के किस उपकोष में है? एस में, पी में, डी में या एफ में। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन की उस जो कक्षा है उसकी आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है। फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 और 3s2 करके आप बहु नियम से,
तो वो क्या है। फिर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है, MBR। कोणीय संवेग क्या होता है, MBR। ये क्या है, चक्रण क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में गति कर रहा है तो यही तो होता है कक्षक, ऐसे करके ये चक्रण है या ये वाला चक्रण है, तो ये बताना होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे है या ऐसे है, ठीक है ना। तो उसके बाद में इन सब के बारे में जो जानकारी कराती हैं उन्हीं संख्याओं को दोस्तों हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। क्या होती हैं, जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर, कोष, उप ऊर्जा स्तर, उपकोष, आकार के बारे में, उसकी शेप आकृति के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एंगुलर मोमेंट के बारे में और साइक्लिक के बारे में, चक्रण के बारे में क्या कराती हैं, जानकारी देती हैं, ज्ञान देती हैं, बोध देती हैं। उन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। बस ये 4 प्रकार की होती हैं। आपको जानना है कि ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 1 सेकंड में जान लेते हैं और आसानी से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों एक ये हो गई मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी क्या हो गई, चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहली कौन सी हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरी द्विगंशी, इस द्विगंशी को आप कक्षक क्वांटम संख्या भी कह सकते हो। कक्षक एजीम्यूथुअल होती है, ये एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। एक मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और लास्ट है इसमें चक्रण क्वांटम संख्या। आपको बस पहचानना यह है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, तो ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर और आकार के बारे में, इन 2 चीजों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर और आकार के बारे में बताएगी उसी को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। किससे पहचानते हैं, तो स्मॉल n, छोटी वाली n से इसे पहचानते हैं। अब बात आई द्विगंशी क्वांटम संख्या की, तो ये किसके बारे में बताती है, ये इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर के बारे में, मतलब SPDF के बारे में बताती है, उनकी आकृति के बारे में बताती है और उनके कोणीय संवेग 3 के बारे में बताती है। ये 2 के बारे में, मुख्य ऊर्जा स्तर और आकार के बारे में, ये उप ऊर्जा स्तर, आकृति और कोणीय संवेग के बारे में बताती है। और इसे किससे पहचानते हैं दोस्तों, तो इसे L से पहचानते हैं और इसका मान L बराबर 0 से n-1 तक हो सकता है। ये अभी हम निकाल के आपको बताएंगे चुटकियों में। तीसरी है इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कहाँ तक गया, इसे m से पहचानते हैं। और m का जो मान होता है ना, वो -L से लेकर के 0 तक और 0 से लेकर के +L के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये कैसे होगा, इसे भी जब हम निकालते हैं अभी तब बताएंगे। 4th है चक्रण क्वांटम संख्या, तो ये किसके बारे में बताएगी कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसे किससे पहचानोगे आप, ऐसे। क्लॉकवाइज है तो +1/2 मान आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो दोस्तों -1/2 मान आएगा, जैसा कि आप देख भी रहे हो, माइनस या तो -1/2 होगा या +1/2 होगा। इसके बाद अब हम आपको, ये कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पाउली का अपवर्जन नियम मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले कुछ क्वांटम संख्याओं के बारे में मैं आपको निकलवा के दिखवाता हूं। तो जैसे मान के चलिए सोडियम है, क्या है, सोडियम है, आप मान के चलिए सोडियम Na11 की चारों क्वांटम संख्याओं के मान, की चारों क्वांटम संख्याओं के मान, क्वांटम संख्याओं के मान बताइए भाई। 4 कौन सी हो गई, एक तो N हो गई, एक L हो गई, एक M हो गई और एक S हो गई। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, NLMS। आप ध्यान रखना, पहले इसका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। पहले इसका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 11 का कर लो, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3s1। तो ये 11 हो गए, 2 और 2 4 10 और 1 11। तो n को निकालने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस कोष में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस कोष में गया, तो 3 में गया। इसका मतलब n जो है मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताती है, तो 3 इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होगी। फिर मैंने ये बताई थी जो L होती है, L से मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये SPDF के बारे में बताती है, SPD और F के बारे में बताती है। कौन, L। इलेक्ट्रॉन S में गया है, P में गया है, D में गया है, F में। मान के चलिए इलेक्ट्रॉन S में गया है तो 0 होगा L का मान, P में गया है तो 1, D में गया है तो 2 और F में गया है तो 3। दोबारा से याद करो, अगर इलेक्ट्रॉन S में गया है तो 0 मान होगा,
इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो 1 मान होगा, डी में गया है तो 2 मान होगा और एफ में गया है तो 3 मान होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे किस में गया इलेक्ट्रॉन, एस में गया है, तो एल का मान क्या होगा 0। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का मान 0, तो एक इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, तो वो कहीं भी जाए किसी भी स्थिति में एम का मान क्या होगा 0 ही होगा। या आप ऐसे याद रख लेना, जब एल का मान 0 होता है वहां हर हालत में एम का मान भी क्या होगा 0 होगा, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0 होगा। अब बात आती है एस की, तो देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है तो +1/2 मान होगा और इलेक्ट्रॉन नीचे होता है तो -1/2 मान होगा। अभी इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये ऊपर ही रह जाएगा, तो मान इसका मान क्या होगा +1/2 मैंने बताई थी। और मान लो 2 होते इसमें 3s2 होता तो ये नीचे चला जाता, तब मान क्या होता -1/2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी ओर समझाता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो पाए। दूसरा सवाल है, मान के चलिए आपसे क्लोरीन की पूछ रहा है, क्लोरीन 17 की चारों क्वांटम संख्याओं के मान n, l, m और s, इसके मान निकालने हैं। तो दोस्तों वही हर बार की तरह पहले क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है मुख्य क्वांटम संख्या होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस कोष में गया, 3 में गया भैया। sp-df में से किस में गया, p में गया। हमने बताया था s में जाए तो 0, p में जाए तो 1, d में जाए तो 2 और f में जाए तो 3। किसका मान, l का मान। तो इलेक्ट्रॉन p में गया इसीलिए l का मान क्या होगा 1 होगा भैया। और ये मैंने कही थी इसे हम जब m का मान निकालते हैं तो ये -l से लेकर के -l से 0 आते हैं, 0 से +l आते हैं, नहीं आते, जल्दी बोलो आते हैं। तो देखो -1 इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे -1 से 0 से +1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलोगे। कैसे चलोगे 1 2 3 4 5 कैसे चल रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका m का मान क्या हो गया, साफ तौर पे दिख रहा है, कहां पे रुका है यहां रुका है, तो इसका m का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऊपर रुकता है इलेक्ट्रॉन तो +1/2, इलेक्ट्रॉन नीचे रुकता तो -1/2। s का मान होता भी कहां रुका है नीचे, तो इसका मान क्या होगा -1/2 होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ में आ रही होगी। एक दो और निकाल लेते हैं जिससे आपके जो सभी डाउट हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखो कैल्शियम का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, कैल्शियम 20 इसका निकालते हैं। क्या निकालेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इनके मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। तो दोस्तों जब इसका मान निकालेंगे तो वही हर बार की तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6, ठीक है, और 4s2। ये हो गया नहीं हो गया, जल्दी से बताइए। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 कितने हो गए 12 और 6 18 और 2 22, ठीक है, ये हो गया। तो देखो इसमें n का मान क्या होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वो n का मान होता है, अंतिम किसमें गया, इसमें गया, n का मान 4 हो गया। s में l का मान 0 होता है, जहां 0 l का होता है वहां m का भी क्या होगा 0। अब देखना यह है कि इस 0 के इलेक्ट्रॉन ऊपर गया नीचे, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही तो है, नीचे गया तो नीचे जाने पर क्या मान होगा 1/2। तो इसका मान क्या हो जाएगा -1/2। उम्मीद करता हूं आपको क्वांटम संख्याओं में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी भी हालत में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। बस एक और निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे निकल का निकालना है, किसका निकालना है, निकल का निकालना। जल्दी से बोलिए किसका निकालना है, निकल का निकालना है। निकल मीन्स Ni, निकल मीन्स Ni, ये निकालना है मुझे। निकलवा देता हूं एक दो और, ठीक है ना, निकल का निकलवाना है। निकल होता है 28, तो N L M और S मुझे यही तो निकालने हैं बस। तो बस मैं इसका पहले क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d8। जल्दी से बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी ऑर्बिट कौन सी है, ये 3 नहीं होगी, सबसे बड़ी 4 है, तो n बराबर यहां क्या होगा 4 होगा। जल्दी बताइए समझ में आया नहीं आया। फिर मुझे